Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to second lecture of MTI 322 Real Analysis 2. Dear students, last lecture में हमने Real Analysis 1 में से कुछ टॉपिक रिव्यू किए थे. मेनली हमने फोकस किया था रियल नंबर सिस्टम को, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम को और लिमिट के कॉन्सेप्ट को. आज का लेक्चर भी रियल एनालिसिस 1 के कुछ फर्दर टॉपिक्स की रिवीजन है. आज के लेक्चर में हम सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट्स दैट इज सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे. बिकॉज आज का लेक्चर रेलिवेंट है रियल एनालिसिस 2 से, क्योंकि रियल एनालिसिस 2 में हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को जब हम डिस्कस करेंगे वहां यूज होंगी. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक नजर डालते हैं प्रीवियस लेक्चर के रिव्यू पे. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने रियल नंबर सिस्टम को डिफाइन किया था. That is the set R with its properties is called real number system. अब मेन प्रॉपर्टीज जो थी कि सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप बनाता है, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप बनाते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करते हैं. दैट इज इन तीन प्रॉपर्टीज से हमने कहा था कि आर इज ए फील्ड. फर्दर क्योंकि रियल नंबर्स में ऑर्डर रिलेशन भी होल्ड करता है, दैट इज अंडर द रिलेशन लेस आर इक्वल रियल नंबर एक ऑर्डर्ड सेट था, सो रियल नंबर इज एन ऑर्डर्ड फील्ड. यहां से मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी कि शो करें कि Q इज नॉट ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड. आई होप कि ये प्रूफ आपने देख लिया होगा कि सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है ये एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है. इसके बाद हमने रियल नंबर सिस्टम के साथ जब फिक्टिशियस नंबर माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी इंक्लूड किए थे तो ये एक्सटेंडेड रियल लाइन बन गई थी. अब सेट ऑफ एक्सटेंडेड रियल नंबर पे अर्थमेटिक ऑपरेशन हमने देखा था कि इसमें अगर आप ए रियल नंबर ले लें तो ए में इन्फिनिटी ऐड करें या इन्फिनिटी में ए ऐड करें, आंसर इज अगेन इन्फिनिटी. सेम केस माइनस ए में इन्फिनिटी ऐड करें या इन्फिनिटी में से ए सब्ट्रैक्ट करें, आंसर इज इन्फिनिटी. एंड इफ ए इज पॉजिटिव देन ए इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू ए ये इन्फिनिटी के इक्वल है. एंड इफ ए इज नेगेटिव देन ए इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू ए, दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी. फर्दर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी इज अगेन इन्फिनिटी. एंड इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी or minus infinity into infinity, this is equal to minus infinity. And infinity mod equal to minus infinity mod, both are infinity. ये अर्थमेटिक रिलेशनशिप था between real number and the number minus infinity and plus infinity. एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम भी यूजफुल होगा
रियल एनालिसिस 2 की स्टडी में, बिकॉज हम डिफरेंट फंक्शन डिस्कस करेंगे जो एक्सटेंडेड रियल लाइन पे डिफाइंड होंगे। इसके बाद हमने लिमिट को डिफाइन किया था कि लिमिट x टेंड टू x नॉट f ऑफ x इक्वल टू l। इसके मीनिंग्स ये होते हैं कि वेन एवर x इज इन द नेबरहुड ऑफ x नॉट f ऑफ x इज इन द नेबरहुड ऑफ l। और मैथमेटिकली इसको प्रूव करने का क्राइटेरिया ये है कि गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that f of x minus l mod less than epsilon if x minus x naught mod less than delta greater than 0। यहाँ एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के थ्रू मैंने आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। डियर स्टूडेंट्स, लिमिट की जो फर्दर प्रॉपर्टीज हैं कि इफ लिमिट x टेंड टू x नॉट f ऑफ x इक्वल टू l हो एंड लिमिट x टेंड टू x नॉट से g ऑफ x इक्वल टू m है, देन लिमिट x टेंड टू x नॉट f प्लस g ऑफ x दिस इज इक्वल टू l प्लस m। सिमिलरली f माइनस g ऑफ x इज इक्वल टू l माइनस m के इक्वल। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, लिमिट x टेंड टू x नॉट c टाइम्स f ऑफ x इज इक्वल टू cl वेयर c इज ए कांस्टेंट। देन थर्ड प्रॉपर्टी, लिमिट x टेंड टू x नॉट f into g of x equal to l into m and limit x tend to x naught f divided by g of x is equal to l over m if m is non-zero and g of x is non-zero in neighborhood। तो ये लिमिट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। अब इन प्रॉपर्टीज को यूज करके अगर आप से लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट x टेंड टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। नोट करें कि एट x इक्वल टू 2 ये फंक्शन अनडिफाइंड है, बट इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है 2 पॉइंट पे, और लिमिट फाइंड करने के लिए आप इसको अगर फैक्टराइज कर लें तो x माइनस 2 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिटिंग वैल्यू इसकी 4 आ जाएगी। इसके बाद हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट डिफाइन की थी और लिमिट की फर्दर प्रॉपर्टीज देखी थी कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और दोनों की वैल्यू सेम हो तो उस पॉइंट पे लिमिट की भी वही वैल्यू होती है, और लिमिट अगर एग्जिस्ट करे तो लिमिट ऑलवेज यूनिक होती है। ये तो था प्रीवियस लेक्चर का रिव्यू। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि आज के लेक्चर में हम सीक्वेंस ऑफ रियल्स को डिफाइन करेंगे, फिर रियल सीक्वेंस कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कब होते हैं, इसकी क्या कंडीशंस हैं, इस पे बात करेंगे, और बाउंडेड सीक्वेंसेस क्या होती हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो ये 3 टॉपिक्स जो हैं ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स? A sequence of real numbers is a real valued function defined on the set of integer n such that n is greater or equal to k. K is n
इंटीजर। बेसिकली सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जो इंटीजर के किसी सेट पे डिफाइंड हो। द nth term of a sequence is usually denoted by an and sequence by an or an फ्रॉम k टू इन्फिनिटी। डियर स्टूडेंट, नोट करें कि यहां पे जो मैंने डेफिनेशन दी है ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस की दी है। इनफैक्ट हम इंटरेस्टेड हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करने में। एग्जांपल्स, जैसे हमने बात की कि सीक्वेंस कोई भी फंक्शन हो सकता है जिसकी डोमेन इंटीजर्स का कोई सबसेट हो। सो फर्स्ट एग्जांपल, f फ्रॉम से सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय f of n is equal to say 1 if n is even and say 0 if n is odd। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन इंटीजर्स का एक सबसेट है। सो ये बाय डेफिनेशन ऑफ ए सीक्वेंस एक सीक्वेंस है। डियर स्टूडेंट्स, नोट करें कि इस सीक्वेंस में डोमेन मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर ली है और को डोमेन रियल लाइन ली है। तो अब इनपुट हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं और आउटपुट या रेंज के एलिमेंट्स 0 या 1 है। अगर इनपुट इवन है तो आउटपुट 1 मिल रही है। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6 इस तरह के इवन नेचुरल नंबर जितने भी हैं ये सारे 1 पे मैप हो रहे हैं और ऑड जितने भी हैं फॉर एग्जांपल 1, 3, 5 ये सारे 0 पे मैप हो रहे हैं। तो क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन इंटीजर्स का एक सबसेट है, सो ये एक सीक्वेंस है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। से 1 over n-5 n varies from 6 to infinity and say 1 over n varies from 1 to infinity। ये दोनों सीक्वेंसेस अगर नोट करें कि इस फर्स्ट सीक्वेंस में अगर nth टर्म में आप n को 6 पुट करें आंसर 1/1 आएगा, n को 7 पुट करें 1/2 आएगा, 8 पुट करें 1/3 आएगा और इसमें भी n को अगर आप 1 से स्टार्ट करें 1/1, n को 2 पुट करें 1/2, 3 पुट करें 1/3। तो इट मीन्स इन दोनों सीक्वेंसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। ये सीक्वेंस डिफाइंड है एक ऐसे सेट पे जिसमें n ग्रेटर आर इक्वल टू 6 है और ये सीक्वेंस डिफाइंड है इंटीजर्स के ऐसे सबसेट पे जिसमें n ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम इस बात में इंटरेस्टेड नहीं होते कि k की वैल्यू क्या है, बल्कि हम इंटरेस्टेड इस चीज में होते हैं कि सीक्वेंस की टर्म्स क्या आ रही हैं। राइट, दैट इज both sequences are identical we are interested in terms of sequence, not in k।
इसी तरह सीक्वेंस की फर्दर एग्जांपल्स देखें। फॉर एग्जांपल f एक फंक्शन में डिफाइन करता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू से सेट ऑफ रियल नंबर बाय f ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1। तो अगेन इस फंक्शन की डोमेन इंटीजर्स का एक सबसेट है, सो दिस इज ए सीक्वेंस। आई होप कि आपको सीक्वेंस की डेफिनेशन क्लियर होगी। तो ऐसे तमाम फंक्शन जिनकी डोमेन इंटीजर्स का कोई सबसेट हो, वो फंक्शन जो है वो सीक्वेंस कहलाएगा। अब क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस में, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होता है इसको हम देखते हैं। A sequence an converges to a limit L if for every epsilon greater than 0 there exists an integer n such that an minus L mod less than epsilon for all n is greater or equal to n, and we write limit n tend to infinity an is equal to L or n tends to L as n tend to infinity। तो L नंबर जो है बेसिकली ये लिमिट पॉइंट है इस सीक्वेंस का। इनफैक्ट ये जो रिलेशन 1 है इसको हम रीराइट कर सकते हैं इस फॉर्म में। 1 implies an minus L mod less than epsilon for all n greater or equal to n। अब नोट करें कि रियल नंबर्स की एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर x माइनस एल मॉड लेस देन सम एप्सिलॉन हो तो l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन x विच इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। सो दिस implies l minus epsilon is less than an and less than L plus epsilon. That is, an belongs to interval L minus epsilon L plus epsilon for all n is greater or equal to n। So आपने नोट किया कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और इस केस में ऑलमोस्ट ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, दैट इज आप इस सीक्वेंस की टर्म्स अगर लिखना शुरू करें तो सीक्वेंस की टर्म्स थी a1 a2 अप टू सो ऑन an माइनस 1 an एंड सो ऑन। तो हमने देखा कि an से ऑनवर्ड जितनी भी टर्म्स हैं वो इस इंटरवल से बिलोंग कर जाती हैं। तो जस्ट ये कुछ टर्म्स हैं जो इस इंटरवल से बिलोंग नहीं कर रही। तो अगर ऑलमोस्ट ऑल टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इस इंटरवल से बिलोंग कर जाएं फॉर एवरी एप्सिलॉन, तो हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और इसकी लिमिट एल के इक्वल है। अगेन नोट, ए सीक्वेंस is said to be divergent if it is not convergent। तो जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है उनको हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। एग्जाम्पल्स इसकी, show that limit n tend to infinity 1 over n
is equal to 0. Here an is equal to 1 over n एंड L जो लिमिट हम क्लेम कर रहे हैं वो है 0. अब हमारा टारगेट ये है, वी वांट टू फाइंड n such that an minus L mod is less than epsilon. For epsilon greater than 0, consider an minus L mod. This is equal to 1 over n minus 0 mod, and this is equal to 1 over n, because यहाँ पे हम n greater or equal to 1 ले रहे हैं. That is, sequence is defined for n is greater or equal to 1. So 1 over n का mod 1 over n आ गया. अब हमने शो ये करना है कि ये 1 over n mod इनफैक्ट लेस है एप्सिलॉन से, और हमें वो इंटीजर फाइंड करना है n जिसके लिए ये रिजल्ट ट्रू हो. डियर स्टूडेंट, नोट करें कि अगर हम 1 over n को लेस देन एप्सिलॉन ले लें, दिस implies 1 is less than n epsilon because n is positive, and this implies n is greater than 1 over epsilon. So this implies an minus L mod is less than epsilon if n is greater than 1 over epsilon. So we choose an integer n greater or equal to 1 over epsilon such that an minus L mod less than epsilon if n is greater or equal to n, and this implies limit n tend to infinity an is equal to L, that is limit n tend to infinity 1 over n is equal to 0. सेकेंड एग्जाम्पल एक और देखते हैं. इसमें लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 2n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1 इज इक्वल टू 2. अब इसको भी हम ट्राई करते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से. सॉरी यार, ये मैं रिपीट कर रहा हूं. अब इसको हम ट्राई करते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट. हियर an is 2n plus 1 divided by n plus 1 and L is 2. We want to prove an minus L mod less than epsilon for all n greater or equal to some integer n. So consider an minus L mod. This is 2n plus 1 over n plus 1 minus 2 mod. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, n plus 1 is LCM, so this is 2n plus 1 minus 2n minus 2. So this is equal to 2n cancel out, 1 over n plus 1. अब नोट करें कि क्या हम ऐसा इंटीजर फाइंड कर सकते हैं कि दिस टर्म लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू n के लिए. सो अगर हम वर्किंग बैकवर्ड मेथड से देखें तो 1 over n plus 1 को अगर हम लेस देन से एप्सिलॉन ट्रीट करें तो 1 इज लेस देन n plus 1 into epsilon, and this implies n epsilon is greater than 1 minus epsilon, that is n is greater than 1 over epsilon minus 1. So this is less than epsilon if n is greater than 1 over epsilon minus 1. So for
epsilon greater than 0, we can choose an integer n which is greater or equal to 1 over epsilon minus 1 such that a n minus l mod less than epsilon for all n greater or equal to n. That is, limit n tend to infinity, a n is equal to l, and this implies limit n tend to infinity 2n plus 1 divided by n plus 1 is equal to 2. Dear students, just रिविजिट करें इस डेफिनेशन को और इन एग्जांपल्स को कि जब भी आपने किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करना है, दैट इज कन्वर्जेंट टू सम लिमिट एल, तो हर एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग आपने एक इंटीजर एन फाइंड करना होगा कि ये क्राइटेरिया 1 जो है ये सेटिस्फाइड हो. अब इस केस में हमने रिमार्क में देखा कि अगर कोई सीक्वेंस किसी नंबर को कन्वर्ज कर रही हो तो उस केस में ऑलमोस्ट ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस बिलोंग कर जाती हैं एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन इंटरवल से, और ऐसे सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट नहीं होते उनको हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं. एग्जाम्पल्स में जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने देखी कि 1 ओवर n सीक्वेंस की लिमिटिंग वैल्यू 0 है. अब इसको प्रूव करने के लिए हमने बाय डेफिनेशन इसको ट्रेस किया कि अगर ए एन माइनस एल मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा अगर एन ग्रेटर देन 1 ओवर एप्सिलॉन हो. अब अगर 1 ओवर एप्सिलॉन इटसेल्फ एक इंटीजर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो डेफिनेटली हर रियल नंबर से बिगर इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं बाय आर्किमिडियन प्रिंसिपल. सो वी कैन चूज एन इंटीजर एन which is greater or equal to 1 over epsilon such that a n minus l mod less than epsilon. अब ज्योमेट्रिकली अगर इस सीक्वेंस को आप ऑब्जर्व करें तो ये लिमिट पॉइंट है जिसको हमने क्लेम किया हुआ है और सीक्वेंस a n 1 over n है. तो सीक्वेंस की आप टर्म नोट करें, n को 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें एंड सो ऑन. तो आप प्लॉट करें तो 1 over 2, 1 over 3 एंड सो ऑन. तो आप नोट करें कि ऑलमोस्ट ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस जो हैं वो कन्वर्ज कर रही हैं टुवर्ड 0. सो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज 0. सेम केस में हमने सेकंड एग्जांपल देखी कि अगर हम सीक्वेंस की nth टर्म 2n plus 1 लें डिवाइडेड बाय n plus 1 तो इसकी लिमिट 2 है, और इसको भी हमने एप्सिलॉन डेफिनेशन के थ्रू वेरीफाई किया कि इस सीक्वेंस की लिमिट भी 2 है. नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू इंफिनिटी. बिकॉज आप नोट करें कि आप जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो फर्स्ट टर्म इस सीक्वेंस की 1 आती है, 2 आती है. सेकंड टर्म n को 2 पुट करें तो 5 आती है, देन 3 पुट करें तो ये 10 आ जाएगी. तो आपको कोई इंटीजर n नहीं मिलेगा जो सीक्वेंस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे. देयरफॉर सीक्वेंस n स्क्वायर प्लस 1 is divergent. ये तो थे सीक्वेंस की डेफिनेशन और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स. नेक्स्ट थ्योरम है लिमिट ऑफ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक. वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस की 2 डिफरेंट लिमिट्स नहीं हो सकती. यानी जब भी कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा तो लिमिट पॉइंट ऑलवेज यूनिक होगा. इसका प्रूफ देखते हैं. लेट ए एन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस
such that limit n tend to infinity an is equal to L1 and limit n tend to infinity an is equal to L2. हमने शो ये करना है कि लिमिट इज यूनिक, तो हमने एज्यूम कर लिया कि सीक्वेंस 2 पॉइंट्स को कन्वर्ज कर रही है L1 और L2 को. सो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन अप्लाई करें. दिस इंप्लाइज फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स n1 and n2 such that an minus L1 mod less than epsilon by 2 and an minus L2 mod is also less than epsilon by 2. First relation is true for all n greater or equal to n1 and second is true for all n greater or equal to n2. Because लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an इक्वल टू l की डेफिनेशन अप्लाई करें तो हमें एक नेचुरल नंबर या इंटीजर n1 मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. और इसी तरह लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू L2 की डेफिनेशन अप्लाई करें तो अगेन एक इंटीजर n2 मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. पुट n इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 n2. Then 1 and 2 implies an minus L1 mod less than epsilon by 2 for all n greater or equal to n and an minus L2 mod less than epsilon by 2 for all n greater or equal to n. This is relation number 3 and 4. अब यहाँ पे हमने n1 n2 का मैक्सिमम क्यों डिफाइन किया है, इस पॉइंट को जरा क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं हम. डियर स्टूडेंट नोट करें कि लेट सपोज n1 से 10 है, देन 1 implies an minus L1 mod is less than epsilon by 2 for all n is greater or equal to 10 and say n2 जो है ये हमारे पास 14 है तो then an minus L2 mod less than epsilon by 2 for all n greater or equal to 14. अब ये रिलेशन ट्रू है 10th और इससे ऑनवर्ड सारी टर्म के लिए. ये रिलेशन ट्रू है 14 और इससे ग्रेटर ऑल टर्म्स के लिए. तो आप कॉमन वैल्यूज देखें तो 14 और इससे ग्रेटर जितनी भी टर्म्स आती हैं उनके लिए दोनों रिलेशंस ट्रू हैं. इसलिए मैंने n1 n2 नंबर्स का जो मैक्सिमम था उसको n डिक्लेयर कर लिया तो इस n के लिए ये दोनों रिलेशन ट्रू होंगे. अब टारगेट को देखें तो हमने शो करना है कि लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस इज यूनिक. दैट इज हमारा टारगेट ये था कि L1 और L2 की वैल्यूज सेम है. सो कंसीडर L1 माइनस L2 मॉड. बिकॉज आपने अगर L1 को इक्वल टू L2 शो करना है तो ये प्रूव करना होगा कि L1 माइनस L2 जीरो है. तो अगर आप L1 माइनस L2 मॉड को जीरो शो कर दें तो कंफर्म L1 माइनस L2 जीरो होगा और यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि लिमिट इज यूनिक. लिहाजा मैंने ये टर्म कंसीडर की. अब इसमें an टर्म ऐड भी कर दी और an टर्म सब्ट्रैक्ट भी कर ली. अब क्योंकि हमें पता है कि रियल नंबर्स में ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड करती है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में रिवाइज किया था कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी में अगर इस नंबर को आप एज ए ट्रीट करें, इसको एज ए बी ट्रीट करें तो a प्लस बी मॉड लेस आर इक्वल टू a मॉड प्लस b मॉड. बिकॉज इनसाइड
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑर्डर मैटर नहीं करता कि टर्म किस ऑर्डर में लिखी जा रही है। एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n यूजिंग 3 and 4 which is equal to epsilon, and this implies L1 minus L2 mod is less than epsilon. Since epsilon is arbitrary, therefore L1 minus L2 mod is equal to 0, because epsilon arbitrary है और पॉजिटिव है, तो वो नंबर जो नेगेटिव ना हो, क्योंकि मॉड नेगेटिव नहीं हो सकता, वो नंबर जो नेगेटिव ना हो और हर पॉजिटिव नंबर से लेस हो वो जीरो ही है। देयरफॉर L1 minus L2 mod equal to 0, and this implies L1 minus L2 is equal to 0, and this implies L1 is equal to L2. Therefore limit of a sequence is unique. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने सीक्वेंस को डिफाइन किया कि सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन सेट ऑफ इंटीजर या उसका कोई सबसेट हो। सीक्वेंस कन्वर्जेंट होते हैं अगर उनकी लिमिट एग्जिस्ट करे, और डाइवर्जेंट है अगर वो कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीक्वेंस की हमने कुछ एग्जांपल्स देखी, और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखा कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो उसका लिमिट पॉइंट यूनिक होता है। अब इस थ्योरम के बाद अगर आप इस सीक्वेंस को डिस्कस करें जिसकी nth टर्म -1 टू द पावर n है, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an की वैल्यू नोट करें कि ये 1 होगी if n is even, and -1 होगी if n is odd। तो लिमिट यूनिक नहीं आ रही, therefore सीक्वेंस -1 to the power n is divergent। Okay, next is monotonic sequence। A sequence an is said to be monotonically increasing if an plus 1 is greater or equal to an for all n say greater or equal to 1, or you may say n is greater or equal to k। that is, आप नोट करें कि इन पर्टिकुलर इफ k इक्वल टू 1 हो जाए तो ये सीक्वेंस की डोमेन नेचुरल नंबर बन जाएगी। तो हम कह रहे हैं कि an प्लस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू an होना चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू 1। तो n को आप 1 पुट करें तो a2 ग्रेटर आर इक्वल टू a1, n को 2 पुट करें तो a3 ग्रेटर आर इक्वल टू a2। दैट इज a1 less or equal to a2, a2 less or equal to a3, and so on। Second is sequence an is said to be monotonically decreasing if an is greater or equal to an plus 1 for all n is greater or equal to k। that is,
A1 greater or equal to A2, A2 is greater or equal to A3 and so on. Here K यहाँ पे मैंने 1 ले लिया है. तो ऐसे सीक्वेंस जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं. रिमार्क, इफ an plus 1 is strictly greater than an for all n is greater than or equal to k, then an is increasing. देन ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, फिर इसको हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं कहेंगे, इसके लिए हम वर्ड इंक्रीजिंग यूज करेंगे. और इसी तरह अगर an प्लस 1 लेस देन an है फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू k, देन an इज डिक्रीजिंग. आई होप कि आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की डेफिनेशन क्लियर होगी. अब फर्दर इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो से ये k एक इंटीजर है, ये k प्लस 1 है, ये k प्लस 2 एंड सो ऑन, ये इंटीजर्स हैं. तो अब इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए ये होना चाहिए कि जो वैल्यू है दैट इज टर्म ऑफ द सीक्वेंस से ये a k है, ये a प्लस 1 है, ये a प्लस 2 है, तो ये इंक्रीजिंग होनी चाहिए. और ये फॉर इंक्रीजिंग. और इसी तरह डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए कि से अगर ये a है, ये a प्लस 1, ये a प्लस 2 है, तो वैल्यूज डिक्रीज होनी चाहिए. तो सीक्वेंस के क्योंकि ग्राफ डिस्क्रीट ग्राफ्स होते हैं तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस के ग्राफ रफली इस तरह के बनेंगे. एग्जाम्पल, द सीक्वेंस n square is increasing. Here n को हम 1 to infinity वेरी करते हैं. an जो है वो n square है, an plus 1 n plus 1 square है. आप नोट करें कि इंक्रीजिंग में an plus 1 माइनस an ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. दिस इंप्लाइज an प्लस 1 ग्रेटर देन an होना चाहिए. कंसीडर an प्लस 1 माइनस an, सो n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2n प्लस 1 क्लियरली ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू 1. And this implies an plus 1 is greater than an, therefore an is increasing. अब आपने चेक करना है कि माइनस n स्क्वायर आइदर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. डियर स्टूडेंट्स, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीक्वेंस जो है इनको हमने देखा, इनको डिफाइन किया, कुछ एग्जांपल स्टडी की. अब इनसे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये है, यहां पे मैं एज्यूम कर रहा हूं कि an हैज सुप्रीमम एंड इन्फीमम. दैट इज पॉइंट्स ऑफ सेट ऑफ सीक्वेंसेस को लें तो ये बेसिकली बाउंडेड सेट्स हैं. जैसे लास्ट लेक्चर में हमने बाउंडेड सेट्स को डिफाइन किया था. तो इमेज सेट जो है वो बाउंडेड सेट है. जब बाउंडेड सेट है तो उसका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा फॉर लार्ज एन.
तो हम क्लेम कर रहे हैं इस थ्योरम में कि इफ ए एन इज ए नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस देन लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी ए एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए एन. Let an be a sequence such that the set of points of sequence is bounded. As sequence is real valued, so by completeness property supremum of an exists. Let m is equal to supremum of an. क्योंकि सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने सपोज कर लिया कि m is the supremum of this set. Then by definition of supremum for epsilon greater than 0 there exists an integer say m such that an is greater than m minus epsilon. अब इस फैक्ट को समझिएगा कि अगर अल्फा हमने कहा था सुप्रीमम ऑफ सेट ए हो तो x लेस देन आर इक्वल टू अल्फा होता है फॉर ऑल x और अल्फा जो है ये लीस्ट अपर बाउंड है. सो अल्फा माइनस एप्सिलॉन नॉट एन अपर बाउंड. अगर ये अपर बाउंड नहीं है तो डेफिनेटली ये सेट के कुछ एलिमेंट से स्मॉलर नंबर है. दैट इज सेट के कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो इससे ग्रेटर होंगे. सो दिस इज ग्रेटर देन x फॉर सम x बिलोंगिंग टू a. अब क्योंकि m सुप्रीमम है सेट ऑफ द पॉइंट ऑफ सीक्वेंस का सो m माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड. अपर बाउंड नहीं है तो सेट के कुछ एलिमेंट इससे ग्रेटर होंगे. से हमने कहा कि एक mth एलिमेंट जो है ये ग्रेटर है m माइनस एप्सिलॉन से. सिंस an is non-decreasing, so non-decreasing की प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो an प्लस 1 ग्रेटर आर इक्वल है से am से which is greater than m minus epsilon for all n greater or equal to m. And this implies an is greater than m minus epsilon for all n greater or equal to m. But an is less than or equal to m for all n since m is equal to supremum of an, and this implies an less or equal to m and this is less than m plus epsilon, and by transitivity of real an is less than m plus epsilon. Number 2, from 1 and 2 m minus epsilon
is less than an and an is less than m plus epsilon, and this implies this result is true for all n greater or equal to m, and this implies an minus m mod less than epsilon for all n greater or equal to m. यहाँ पे m हमने एक इंटीजर फाइंड कर लिया है जो कन्वर्जेंस के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी an is equal to m, which is equal to supremum of an. So dear students, ये प्रूफ था फर्स्ट पार्ट का. जस्ट मेन पॉइंट में इसके रिकॉल करवाता हूँ कि an एक नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस गिवन है. यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस जो है वो एक बाउंडेड सेट है और उस वजह से सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहे हैं. अगर an नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो हमने शो ये करना है कि हर नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस डेफिनेटली जब वो कन्वर्ज करेगी तो सुप्रीमम को कन्वर्ज करेगी, जो सबसे रफली स्पीकिंग सबसे बिगेस्ट वैल्यू है उसको कन्वर्ज करेगी. सो लेट an बी ए सीक्वेंस सच दैट set of points of sequence is bounded set. As sequence is real valued, so by completeness property supremum of this set exists. Assume कर लिया कि m इसका supremum है, तो definition of supremum apply करें तो every epsilon के corresponding must एक integer m मिलेगा कि am is greater than m minus epsilon. अब क्योंकि ये सीक्वेंस नॉन डिक्रीजिंग है तो नॉन डिक्रीजिंग की डेफिनेशन लगाएं, तो नॉन डिक्रीजिंग में an प्लस 1 क्योंकि ग्रेटर आर इक्वल टू an होता है, सो an प्लस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू am कह लें या an कह लें फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू m. अब यहाँ से हमने कंक्लूड किया कि an greater than m minus epsilon है for all n greater or equal to m. लेकिन m तो सुप्रीमम है सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ द सीक्वेंस का, सो इस सेट की ऑल टर्म्स लेस आर इक्वल टू m में और m इटसेल्फ लेस है m प्लस एप्सिलॉन से. इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करें तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन फॉलो हो जाती है, दैट इज अगर ये नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो ये सुप्रीमम को कन्वर्ज करेगा. सिमिलरली वी कैन प्रूव सेकेंड पार्ट ऑफ दिस थ्योरम. सो यहाँ पे इससे रिलेटेड एक रिमार्क देखते हैं. ए मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट if and only if it is bounded. Prove using above theorem. अबव थ्योरम की क्रॉलरी के तौर पे आपने इसको देखना है कि मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड. सो अब सीक्वेंस की कन्वर्जेंस चेक करने के हमारे पास दो टूल्स हो गए. एक तो बाय डेफिनेशन आप चेक करें कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है, और अगर इन केस बाय डेफिनेशन सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वेल एंड गुड. अदरवाइज अगर सीक्वेंस मोनोटोनिक है और वो ऑलवेज कन्वर्जेंट होगा प्रोवाइडेड दैट कि वो बाउंडेड हो, और अगर वो मोनोटोनिक और कन्वर्जेंट है तो वो सीक्वेंस मस्ट बाउंडेड सीक्वेंस है. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सीक्वेंस डाइवर्जेस टू इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी. सो
let an be a sequence, then an diverges to infinity, that is limit n tend to infinity, an is equal to infinity, if for any real number x, an is greater than x for large n. Second, an diverges to minus infinity, that is limit n tend to infinity, an is equal to minus infinity, if for any real number x, an is less than x for large n. डियर स्टूडेंट्स, नोट करें कि फर्स्ट डेफिनेशन में हमने ये कहा है कि सीक्वेंस an डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी होगा अगर आप कोई भी रियल नंबर x फिक्स करें और n की वैल्यू लार्ज करें तो सीक्वेंस की टर्म्स ग्रेटर देन x आनी चाहिए, राइट टू द x आनी चाहिए, दैट इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो। और इसी तरह सीक्वेंस an कन्वर्ज करेगी माइनस इन्फिनिटी को। अगर आप कोई भी रियल नंबर x लें तो सीक्वेंस की टर्म लार्ज वैल्यूज ऑफ n, दैट इज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के लिए लेस देन x हो। तो ये सीक्वेंस डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी थे। इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। से अगर हम इस सीक्वेंस की लिमिट डिस्कस करें, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी से n/2 प्लस 2/n, क्लियरली दिस इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। एंड सेकंड, व्हाट अबाउट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n minus n square, say this is equal to 2 minus n square, this is equal to minus infinity। तो ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटी है और ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बाउंडेड सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन बाउंडेड होता है अगर उसकी रेंज बाउंड हो जाए। सो सीक्वेंस बेसिकली ऐसे पर्टिकुलर फंक्शंस हैं जिनकी डोमेन इंटीजर या उसका कोई सबसेट है। तो सीक्वेंस के भी जो बाउंड्स हैं वो हम इसी डेफिनेशन से लेंगे। ए सीक्वेंस an is said to be bounded above if there exists a real number k1 such that an less or equal to k1 for all n। Similarly, a sequence an is said to be bounded below if there exists a real number, say k2, such that k2 is less than or equal to an for all n। Third one, a sequence
an is said to be bounded if an mod is less than or equal to k. K is some real number. तो बेसिकली अगर सीक्वेंस की ऑल टर्म्स किसी रियल कांस्टेंट से लेस हों तो वो बाउंडेड अबव सीक्वेंस है. सीक्वेंस की ऑल टर्म्स अगर किसी रियल कांस्टेंट से ग्रेटर हों तो वो बाउंडेड अबव है. और सीक्वेंस की ऑल टर्म्स अगर किसी क्लोज्ड इंटरवल से -k to k से बिलोंग कर जाती हैं तो फिर वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है. बिकॉज an mod less than or equal to k implies -k less or equal to an less or equal to k. That is, all the terms of the sequence belongs to this interval. Dear students, अब बाउंडेड सीक्वेंस का कन्वर्जेंट सीक्वेंस से क्या रिलेशन है ये हम नेक्स्ट थ्योरम में देखते हैं. अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड. हम शो करेंगे कि अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो वो ऑलवेज बाउंडेड होता है. लेट an be a convergent sequence such that limit n tend to infinity an is equal to L. To prove an is bounded, as limit n tend to infinity an is equal to L, this implies for every epsilon greater than 0 there exists an integer n such that an minus L mod less than epsilon. से epsilon यहाँ पे मैं 1 ले रहा हूँ. So this implies an minus L mod less than epsilon, which is equal to 1. Consider an mod. Dear students, अब अगर हम an mod को लेस और इक्वल टू सम रियल नंबर k, पॉजिटिव रियल नंबर k शो कर दें तो ये बाउंडेड की डेफिनेशन फॉलो हो जाएगी. सो कंसीडर an mod, दिस इज इक्वल टू an माइनस L प्लस L mod, and this imply an is equal to an minus L plus L mod, and by triangle inequality this is less than or equal to an minus L mod plus L mod, and this is in fact an minus L mod is less than 1, which is epsilon plus L mod. But ये डेफिनेशन जो है ये एप्लीकेबल है फॉर ऑल स्मॉल n विच इज ग्रेटर आर इक्वल टू दिस n, बिकॉज ये कन्वर्जेंट की डेफिनेशन ट्रू होती है फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n के लिए. सो दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n, एंड दिस इम्प्लाइज an mod लेस देन आर इक्वल टू 1 प्लस L mod. Say this is equal to k1. But this result is true for all n greater or equal to n. अब नोट करें कि यहां से प्रूव हुआ है कि सीक्वेंस की जो टर्म an plus 1 and so on are bounded. बट हमने सीक्वेंस को बाउंडेड शो करना है तो उसके लिए हमने प्रूव करना होगा कि जो रिमेनिंग टर्म्स हैं दैट इज a1 टू an-1 तक ये भी लेस देन आर इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट्स के हैं, दैट इज ये टर्म भी बाउंडेड है. नोट दैट
an mod less than or equal to maximum of say a1 mod, a2 mod up to so on an minus 1 mod and 1 plus l mod, and this result is true for all n, and this implies an is bounded. डियर स्टूडेंट, नोट करें कि डेफिनेटली हमने कहा कि सीक्वेंस की an प्लस 1 एंड सो ऑन, ये जितनी भी टर्म्स हैं इनकी बाउंड फाइंड होगी यह 1 प्लस एल मॉड। अब रिमेनिंग टर्म्स की बाउंड हो सकता है कि यही नंबर हो, और यह भी पॉसिबिलिटी है कि इसके अलावा इनमें से कोई नंबर हो। अगर यही नंबर रिमेनिंग टर्म्स की भी बाउंड हुई तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन टर्म्स की भी यही बाउंड है, रिमेनिंग की भी अगर यही हुई तो ऑल टर्म्स के लिए बाउंड ये मिल गई। अब अगर ऐसा नहीं है तो फिर डेफिनेटली ये बाउंड नहीं है, तो इससे बिगर कोई नंबर बाउंड होगा जो इनमें से कोई एक होगा, तो वो डेफिनेटली जब रिमेनिंग टर्म्स की बाउंड है तो फिर इन टर्म्स की भी बाउंड है। लिहाजा इन सारे नंबर्स में से जो मैक्सिमम नंबर है वो बेसिकली बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। सो सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो यहाँ पे ये हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखा कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। व्हाट अबाउट कन्वर्स? कन्वर्स of above theorem is not true in general. For example, minus 1 to the power n is bounded because minus 1 to the power n का मॉड इक्वल टू 1 है, बट नॉट कन्वर्जेंट। जैसे हमने पहले देखा कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट तो नहीं है बट ये बाउंडेड है। सो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, बट ए बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट बी कन्वर्जेंट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज के लेक्चर का हम एक क्विक रिव्यू लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट दैट इज रियल कांस्टेंट्स को डिस्कस किया कि सीक्वेंस क्या होते हैं, फिर लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस क्या है, ऐसा पॉइंट जिसकी को सीक्वेंस कन्वर्ज करे उसको हम लिमिट पॉइंट कहते हैं, उसकी मैथमेटिकल फार्मूलेशन हमने देखी। देन हमने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीक्वेंस की कुछ एग्जांपल स्टडी की और कन्वर्जेंट सीक्वेंस की कुछ प्रॉपर्टीज देखी कि every convergent sequence is bounded and limit point of a sequence if it exists is unique. Dear students, नोट करें कि जितनी भी एग्जांपल्स हमने डिस्कस की उसमें हमने वेरीफाई किया। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं कि 1/n इज इक्वल टू 0। सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट गिवन है 0 है, हमने इसको वेरीफाई किया। सो ये लिमिट पॉइंट जो 0 था ये गिवन है, तो हमने इसको बाय डेफिनेशन वेरीफाई कर लिया। अगर ये एल वैल्यू गिवन ना हो तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन अप्लाई करना यानी लिमिट गेस करना डिफिकल्ट होता है। सो हम इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि ये जो लिमिट पॉइंट है इसका गैस हम कैसे ले सकते हैं। इसके लिए हम लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर को डिफाइन करते हैं। लिमिट सुपीरियर की डेफिनेशन देखते हैं। इफ an इज ए सीक्वेंस बाउंडेड अबव and not divergent to
minus infinity, then there exists a unique real number a bar such that if epsilon is greater than 0, imply an is less than a bar plus epsilon for large n, and an is greater than a bar minus epsilon for infinitely many n. डियर स्टूडेंट्स, नोट करें कि हमने कहा कि ये एक सीक्वेंस है जो बाउंडेड अबव है और डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी नहीं है। दैट इज सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो किसी नंबर से बाउंड हो रही हैं, बाउंडेड अबव है और डाइवर्जेंट नहीं है। दैट इज यहां कोई बैरियर लगा हुआ है, कोई ऐसा नंबर है जिसको ये सारी टर्म्स क्रॉस नहीं कर सकती। तो फिर हम एक मस्ट ऐसा नंबर फाइंड कर सकते हैं, एक यूनिक रियल नंबर ए बार फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के कोरोस्पोंडिंग, जो इन टू प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। ये नंबर जो ए बार होगा लार्ज एन के लिए ए एन लेस होगा ए बार प्लस एप्सिलॉन, और इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऐसी होंगी सीक्वेंस की जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। ए बार इज कॉल्ड लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन, एंड वी राइट लिमिट सुपीरियर n टेंड टू इंफिनिटी ए एन इज इक्वल टू ए बार। तो आप नोट करें कि यहां पे हमने ये ए बार नंबर जो है ये गैस किया है इन प्रॉपर्टीज के थ्रू। सिमिलरली वी कैन डिफाइन लिमिट इंफीरियर। denoted by limit n tend to infinity a n is equal to a बार से। इसकी डेफिनेशन आपने खुद देखनी है कि ये कैसे बनेगी। रिमार्क, लिमिट n tend to infinity a n is equal to a if and only if limit superior n tend to infinity a n is equal to limit inferior a n is equal to a। तो यहां से आपने देखा कि अगर लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर दोनों एग्जिस्ट करें, दोनों सेम हो, तो इस सीक्वेंस की लिमिट भी यही नंबर होती है। तो ये लिमिट को गैस करने के लिए एक टूल था, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। से लिमिट सुपीरियर n टेंड टू इंफिनिटी r to the power n, this is equal to infinity if r is greater than 1, and this is equal to 1 if r is equal to plus minus 1, and this is equal to 0 if r is less than 1, r mod is less than 1। तो ये इस सीक्वेंस a n equal to r पावर n की लिमिट सुपीरियर है। डियर स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम कॉशी सीक्वेंस को डिस्कस करते हैं। सीक्वेंस की एक और इम्पॉर्टेंट क्लास, इस सीक्वेंस
an is said to be Cauchy if for every epsilon greater than 0 there exists an integer n such that an minus am mod less than epsilon for all n greater or equal to n and m greater or equal to n. डियर स्टूडेंट्स, इसको आपने इन डिटेल रियल एनालिसिस 1 में स्टडी किया होगा. इनफैक्ट यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग रिजल्ट है उसको मैं हाईलाइट करता हूँ. ए सीक्वेंस an in R is Cauchy if and only if an is convergent. यानी फील्ड ऑफ रियल में हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है. सो आप देखें कि जब हम कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं तो यहां में लिमिट पॉइंट की जरूरत नहीं है. यहां सीक्वेंस की टर्म्स ए एन और ए एम लिए फॉर ऑल एन एम ग्रेटर आर इक्वल टू सम इंटीजर एन. अगर ये इस काशी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर जाए तो वो सीक्वेंस ऑलवेज कन्वर्जेंट सीक्वेंस है. सो विदाउट नोइंग द लिमिट पॉइंट हमने सीक्वेंस की कन्वर्जेंस डिस्कस कर ली. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट्स को डिस्कस किया और उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की. आप नोट करें कि मेनली हमने 3 टूल्स डिस्कस किए सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट्स की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए. एक तो बाय डेफिनेशन आप सीक्वेंस की कन्वर्जेंस चेक कर सकते हैं, जो रिलेटिवली डिफिकल्ट मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि उसमें लिमिट पॉइंट का नॉन होना जरूरी है. अगर लिमिट पॉइंट नॉन नहीं है तो आप डेफिनेशन अप्लाई नहीं कर सकते. अब फिर हमने देखा कि ऐसे सीक्वेंस जो बाउंडेड और मोनोटॉनिक हों वो ऑलवेज कन्वर्जेंट होते हैं. सो किसी सीक्वेंस को आप बाउंडेड और मोनोटॉनिक शो करें तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगा. अब क्योंकि सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट गैस करना डिफिकल्ट है, उसके लिए हमने लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर के आइडियाज डिस्कस किए और एट द एंड कॉची सीक्वेंस को डिफाइन किया. और हमने देखा कि अगर कोई सीक्वेंस रियल लाइन के अंदर कन्वर्जेंट है तो वो ऑलवेज कॉची है, और अगर कोई सीक्वेंस इन सेट आर कॉची है तो वो ऑलवेज कन्वर्जेंट है. बिकॉज आर एक कंप्लीट फील्ड है, इस वजह से इसमें हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सीरीज ऑफ कांस्टेंट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि हम रियल एनालिसिस 2 का स्टार्ट ले सकें. टिल देन अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.